नमस्कार साथियों, आप सभी का सिविल एज पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा 27 जून का करंट अफेयर्स रहेगा। इसमें हर एक टॉपिक स्टैटिक, जीके, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक सभी पोर्शन को कवर किया जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। ओके, तो आज की सबसे बड़ी जो राष्ट्रीय नीतियां हैं, योजनाएं हैं, पहल हैं, जैसे कि नेशनल पॉलिसी स्कीम, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है भारत की टैक्सी योजना क्या है ना। तो अभी हाल ही में जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्रालय के जो मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा 27 जून 2026 को गुजरात में एक महात्मा मंदिर है गांधीनगर में, यहाँ से लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 27 जून को। ओके, तो इसका सिद्धांत यह है कि यह भारत की पहली सहकारिता आधारित यानी कोऑपरेशन बेस्ड और चालक स्वामित्व वाली, सहकारिता आधारित और चालक स्वामित्व वाली ड्राइवर टैक्सी है। ठीक है, जो इस कंसेप्ट पे आधारित हैं, जैसे कि इसमें लिखा है जो सारथी ही मालिक है। क्या लिखा है? सारथी ही मालिक है और सहकार से समृद्धि के सिद्धांत पर काम करेगी। ओके, तो ये आप सिद्धांत जो इसका प्रिंसिपल है इसको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या है? सारथी ही मालिक और सहकार से समृद्धि। संचालन कौन करेगा? इसमें 8 प्रमुख संस्थानों के द्वारा संचालित किया जाएगा। अब आप ये क्वेश्चन याद रखेंगे या आंसर याद रखेंगे कि कितने संसाधनों संस्थान के द्वारा, कितने संस्थान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है या संचालित किया जाएगा। तो सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा जो 8 संस्थान हैं उनके द्वारा यह विकसित किया गया। ओके, विशेषताएं क्या है? यह जीरो कमीशन मॉडल पर आधारित होगा, मतलब कमीशन की अवधारणा नहीं है यहाँ, और गुजरात पुलिस के सहयोग से सुरक्षित यात्रा प्रदान की जाएगी। ओके, अभी हाल ही में पंजाब में जो मान सिंह की गवर्नमेंट है, जो वहाँ के सीएम साहब हैं, है ना, तो उन्होंने क्या किया है, जो बीबी राम जी बिल है यानी विकसित भारत, बीबी राम जी को क्या बोलेंगे अब? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ग्रामीण के लिए ये योजना पंजाब में लागू कर दी जाएगी। 1 जुलाई 2026 से लागू हो जाएगी। ठीक है, इस योजना को, ये योजना आपको पता है, सभी को पता है कि ये मनरेगा का नाम बदलकर इस योजना का नाम बीबी राम जी कर दिया गया था। सबसे पहले 100 दिन का मनरेगा में आपको मजदूरी दी जाती थी रोजगार गारंटी के तहत। अब ग्रामीण परिवारों को कितने दिन का मिलेगा? 125 दिनों का। और जो फंडिंग की व्यवस्था है वो 90-10 पहले हुआ करती थी, यानी पहले जो स्टेट 90 देते थे केंद्र और 10 स्टेट देते थे, लेकिन अभी अनुपात 60 और 40 का कर दिया गया है, यानी केंद्र सरकार 60% देगी और राज्य सरकार 40% का मुआवजा देगी। ठीक है, इसके तहत तो ये बीबी राम जी कौन राज्य लागू करेगा? पंजाब। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधन आया है। ये अधिनियम 2013 में आया था नाफसा के नाम से। इसमें सबसे पहले जो हमारे गरीब परिवार थे, जो बीपीएल एपीएल परिवार थे, उनको 35 किलो गेहूं दिया जाता था। अब हम देखते हैं कि ये उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा लाया गया है, संशोधन का ड्राफ्ट पेश किया है। इसमें प्रमुख बदलाव कौन कौन से हैं, पहले इनको जान लेते हैं। देखिए, पहले 5 सदस्यों तक प्रति परिवार 35 किलो राशन मिलता था, पहले हर परिवार को। लेकिन अब क्या किया गया, हर परिवार में 5 परिवारों को 7 किलो राशन दिया जाएगा। मतलब पहले कांस्टेंट राशि थी कि हर एक परिवार को 35 किलो मिलेगा, लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूशन किया है। इस डिस्ट्रीब्यूशन के तहत उन्होंने क्या कर दिया गया है कि पर व्यक्ति 7 किलो राशन कर दिया है, यानी प्रत्येक 5 मैक्सिमम सीमा 5 सदस्य ही तय की है। तो 7 पंचे 35, अभी भी 35 किलो ही दिया जाएगा। ये नाफसा के अंतर्गत भारत की 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी आबादी को कवर किया जाता है, यानी ये कुल आबादी का 2/3 यानी 66.66% इससे कवर होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, अभी संशोधन हुआ है इसमें। अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के नए दिशा निर्देश क्या है? अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाले नोटो यानी नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू एंड ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने
सभी अस्पतालों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब ये दिशा निर्देश क्या है, ये नियम क्या है, इनको भी जान लेते हैं। ठीक है, अस्पतालों को अंग प्रत्यारोपण के बाद मरीजों के सर्वाइवल डेटा, है ना, जैसे कि 6 महीने का, 1 वर्ष का, 3 वर्ष का, 5 वर्ष का। अब यहाँ से देखो ऐसे करोगे, 1 में 2 जोड़ दिए 3, 3 में जोड़ दिए 2, तो 5 ऐसे याद रहेगा आपको। कितने मरीज जीवित हैं, मतलब ये सर्वाइवल डेटा रखा गया है कि इस डेटा के द्वारा जो अंग प्रत्यारोपण हुआ है ना, इन डेटा में इतने इतने महीनों के अंदर कितने मरीज जीवित हैं, ये अनिवार्य रूप से अपनी वेबसाइट पर किसी संस्थान को पब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, तो कानून इस किसके तहत, सरकार के पास जो कि इसका स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके पास डाटा रहेगा। इस डाटा के अधिकार पर वो नीति व पॉलिसियों का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, अब अंग प्रत्यारोपण क्या है, इसको ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट इस 1994 के तहत इसको रेगुलेट किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस ईसीएस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि किस एक्ट के तहत किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अंग प्रत्यारोपण को क्या किया जाता है, अंग प्रत्यारोपण को रेगुलेट किया जाता है। दवा आयात नियमों में ढील दी गई है। दवा आयात नियम जो ड्रग्स रूल 1945 हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भारत में दवाओं के आयात के नियमों को सरल बनाने का प्रस्ताव रखा है। किस मंत्रालय ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, रिसर्च टेस्ट एनालिसिस के लिए दवा आयातों के नियमों में सरल यानी कुछ ढील दी है। नई प्रणाली ये है कि इसके लिए एक्नोलॉजमेंट बेस्ड सिस्टम लाया गया है, जिसमें प्रायर इंटीमेशन फॉर्म जमा करने पर तुरंत आयात की स्वीकृति मिल जाएगी। यह व्यावसायिक व क्लिनिक परीक्षण के लिए लागू नहीं होगा। ठीक है, किसके लिए, व्यावसायिक व क्लिनिक परीक्षण के लिए लागू नहीं होगा, बाकी जो बड़े फार्म है, कंपनी है, उनके लिए लागू होगा। ओके, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2026 ये क्या है भाई, क्यूसीओ जारीकर्ता कौन है, DPIIT यानी उद्योग संवर्धन व आंतरिक व्यापार ना विभाग के द्वारा ये जारी करता है। ये जो कंट्रोल ऑर्डर है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑफ मेक इन इंडिया को इसका उद्देश्य बढ़ावा देना है। ठीक है, मेक इन इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बदलाव इसमें ये हुए हैं कि खिलौने, एसी, वॉशिंग मशीन, है ना, ये सब चीजें सहित 10 जो प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं की स्कीम 2 लागू की गई है के लिए 10 प्रोडक्ट के लिए, जिसमें कठोर टेस्टिंग स्कीम 1 की जगह सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस यानी स्व घोषणा का विकल्प इन्होंने दे दिया है। ठीक है, तो स्व घोषणा के बाद ही ये आसान बनाया गया है, इसको भी आसान बनाया गया है नियमों के तहत। अब आपका नेक्स्ट रहेगा सूचकांक रिपोर्ट व अर्थव्यवस्था, है ना, इसमें देखेंगे हम सेवा उत्पादन सूचकांक, इसको क्या कहेंगे, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन ISP। ओके, तो ये लॉन्च हुआ है भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा यानी MOSPI। जुलाई से एक नया सूचकांक इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन जारी करेगा। नया सूचकांक कौन सा है, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, ISP इसको बोलेंगे, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, ये ISP को जारी करेगा। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ओके, इसका महत्व ये है कि ये IIP यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का काउंटर पार्ट होगा और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ मापेगा। ठीक है, किसका काउंटर पार्ट होगा, IIP यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और सर्विस सेक्टर का। इसका बेस ईयर है 2024-25, ये याद रखना, इसका बेस ईयर पूछा जाता है, इसका काउंटर पार्ट पूछ लिया जाएगा। और अभी नई कौन सी इंडेक्स जारी की गई है, किस मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आम क्वेश्चन है, आते ही आते हैं। ओके, अगली रिपोर्ट है, इंडेक्स है QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027। ठीक है, भारत को इस ग्लोबल इंडेक्स में AI रेडीनेस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तैयारी के लिए मामले में 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। यानी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स है, तो AI रेडीनेस के संबंध में भारत को ग्लोबल इंडेक्स में 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी रिपोर्ट आई है 2026। इसमें कहा गया है कि 2022 में अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा जो अफीम पर बैन लगाने के बाद, देखो तालिबान ने क्या किया 2022 में, जो तालिबान आया वहां उन्होंने बैन लगा दिया ओपियम यानी अफीम पर। इसके बाद जो म्यांमार है, म्यांमार गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा, म्यांमार यानी गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है जो म्यांमार, दुनिया का नया सबसे बड़ा ओपियम सप्लायर बन गया है। अभी आप बहुत ध्यान रखना, जो दुनिया का सबसे बड़ा अफीम सप्लायर कौन बना है, म्यांमार। म्यांमार किसका है, गोल्डन ट्रायंगल का। तो गोल्डन ट्रायंगल के बारे में हम लोग जानेंगे कि कितनी कितनी कंट्री हैं, ये हम लास्ट में जानेंगे। भारत पर प्रभाव क्या है इसका, भारत पर ये प्रभाव है कि जो म्यांमार है हमारे देश की पूर्वी सीमा से लगता है, यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा से लगता है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट के जो मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, इनमें क्या होगा, ड्रग स्मगलिंग तेजी से बढ़ेगी। ओके, बढ़ी है। ऐसे आंकड़े हैं कि 2021 से 2023 के बीच म्यांमार में अफीम की खेती में 56% की वृद्धि हुई है। कहाँ पे, म्यांमार में। ओके, सर्वाधिक जब्ती, देश भर में सबसे ज्यादा इम्फीटाइमस ड्रग्स मिजोरम में मिला है 1477 किलो, फिर दूसरे नंबर के बाद मणिपुर में मिला है 553 किलो। तो कहा जाए एक टाइप से ड्रग्स का अड्डा बनता जा रहा है। और अभी जो मणिपुर में जो दंगे फसाद होके जो कुकी व हैती लोगों के दंगे चलते रहते हैं वहाँ, वो अभी हाल ही में जो सीमा क्षेत्र विवाद है वो अभी चर्चा में रहा है। तो वहाँ पे ड्रग व स्मगलिंग है, जो स्मगलिंग है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब देखिए एक स्मगलिंग और आपके सामने है कि वो ड्रोन स्मगलिंग क्या है। जो पंजाब के पश्चिमी बॉर्डर पर ड्रोन आधारित तस्करी के मामले में भारी वृद्धि हुई है। कुल 35 में से 29 ड्रोन पंजाब में पकड़े गए हैं। यहाँ पे ड्रोन स्मगलिंग हो रही है क्योंकि ये इलाका जो पंजाब का है वो पाकिस्तानी सीमा से लगता है, पश्चिम का। नया अभियान, गृह मंत्री ने ड्रग कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029 जारी किया है। अभी आप बहुत याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। कौन सा डॉक्यूमेंट है, ड्रग कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट। और 6000 करोड़ रुपए यानी 2.09 लाख किलो के ड्रग्स नष्ट करने का लक्ष्य रखा है। मतलब आप देखिए 2.09 लाख जो ड्रग्स है वो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 6000 करोड़। और कौन सा विजन जारी किया है, नया अभियान, ड्रग कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट। इसकी ड्यूरेशन क्या है, 2026-2029। ओके, अन्य आर्थिक चीजों में आइए तो एफटीए न्यूजीलैंड से हो गया था। ये मुक्त व्यापार है, ये एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट में जीरो ड्यूटी एक्सेस और प्रोफेशनल की मोबिलिटी और भारतीय डेयरी सेक्टर के संरक्षण पर जोर दिया गया है। तो देखिए प्रोफेशनल की मोबिलिटी है, यानी इंजीनियर या डॉक्टर हैं, पेशे के जो सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं या इंडस्ट्री सेक्टर से, तो उन प्रोफेशनल की मोबिलिटी होगी, यानी भारत से न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड और जीरो ड्यूटी टैक्स है, एक्सेस है वो जीरो हो गया। और भारतीय डेयरी उत्पादों को इसमें संरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो ये न्यूजीलैंड से एफटीए हुआ है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की बात करते हैं तो ये 672.58 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। ठीक है, याद रखना कितना, 672.58। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। एनएसआईसी का अपग्रेडेशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। ओके, इसका नाम क्या है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन को अनुसूची बी से अपग्रेड करके सूची ए में डाल दिया गया है, जो कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपकर उद्यम का दर्जा दिया गया है। किसको, एनएसआई। अब ये किसका दर्जा हो गया, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का। और श्रेणी बी से, अनुसूची बी से अपग्रेड करके अनुसूची ए में मिला दिया गया। यही क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। विज्ञान, तकनीकी और रक्षा, साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस के बारे में जानते हैं। विश्व का पहला कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे लगेगा भाई, विश्व का पहला, याद रखना। इसकी लोकेशन जो है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है, जो कलपक्कम तमिलनाडु में है, यहाँ पे इसकी लोकेशन होगी। इसकी विशेषता ये है कि इसमें ऊर्जा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने स्थापित किया है। किसने स्थापित किया है, यही क्वेश्चन आ जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी विभाग, भारत का ऊर्जा विभाग। यह बिना जीवाश्म ईंधन या बिजली के इस्तेमाल के हाइड्रोजन पैदा करेगा। भाई अब आप देखिए यहाँ जीवाश्म
ईंधन नहीं यूज किया जाएगा, बिना बिजली यूज नहीं की जाएगी, तो ये एक टाइप का हम मान सकते हैं ये ऐसी एनर्जी है जो कि इकोसिस्टम यानी पर्यावरण के लिए एकदम बहुत ही लाभदायक है। यह ऊर्जा स्रोत इलेक्ट्रोलाइसिस की जगह फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से प्राप्त न्यूक्लियर हीट यानी परमाणु ऊष्मा, इसका ऊर्जा स्रोत होगा न्यूक्लियर हीट व कॉपर क्लोरीन साइकिल का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना, कॉपर क्लोरीन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है ना, टेस्ट रिएक्टर, ये एकदम आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, पानी को तोड़कर हाइड्रोजन बनाएगा, यह सस्टेनेबल हाइड्रोजन उत्पाद की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूरदर्शन ने अभी अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है, 25 सितंबर 2025 को 66 वर्ष पूरे हो गए हैं, है ना, इसके दूरदर्शन के। तो उन्होंने श्रद्धांजलि इसके लिए दी है DD@66 कार्यक्रम। ओके, नई पहल नवंबर 2024 में वेब्स OTT प्लेटफॉर्म के 12 भाषाओं में लॉन्च किया गया, जिसे ONDC से भी जोड़ा जाएगा। DD किसान ये भारत का पहला सरकारी चैनल है जिसने AI क्रश व AI भूमि नामक जो एंकर हैं, न्यूज एंकर हैं, जो 50 भाषाओं 24 घंटे यानी 24x7 न्यूज की शुरुआत की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर के माध्यम से। कौन कौन से? AI क्रश व AI भूमि। DDM तकनीक देखेंगे तो ये क्या है, डायरेक्ट टू मोबाइल तकनीक है जो ब्रॉडकास्टिंग के लिए प्रसार भारती ने IIT कानपुर के साथ एक MOU साइन किया है। ठीक है, रक्षा अपडेट देखेंगे, डिफेंस के बारे में क्या है आज की न्यूज में। ICG इंडियन कोस्ट गार्ड सिक्योरिटी जो भारतीय भारतीय तटरक्षक बल है, उसने गोवा शेपार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित स्वदेशी फास्ट पेट्रोल वेसल उतारा है। ICGC अक्षय को बेड़े में शामिल किया गया है। ठीक है, किसमें? कोस्ट गार्ड में शामिल कर लिया गया है। क्या नाम है उसका? ICGS अक्षय। कहाँ से बना ये? गोवा शेपार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित है। ओके, स्वदेशी फास्ट पेट्रोल वेसल है ये। दक्षिण कोरिया की ड्रोन आर्मी, देखो उत्तर कोरिया का खतरा दक्षिण कोरिया की सीमा लगती रहती है, तो उत्तर कोरिया का खतरा दक्षिण कोरिया पे हमेशा बना रहता है। उस चीज को देखते हुए दक्षिण कोरिया ने कदम उठाया और 2029 तक उन्होंने 60,000 सैन्य ड्रोन को अपनी सेना में शामिल करने के लिए खरीदने के लिए 5 लाख सैनिकों को ड्रोन वॉरियर्स के रूप में प्रशिक्षित करने का फैसला लिया है। ठीक है, 5 लाख सैनिक और यहाँ पे देखिए 60,000 ड्रोन, है ना, सैन्य ड्रोन ओके खरीदेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भू राजनीति के बारे में बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संबंध में अभी आप देखेंगे कि वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप 7.2 7.5 आ रहा है, जहां बहुत से लोगों के मारे जाने की संभावना है। ठीक है, जहां को सीस्मिक डाउटलेट भूकंप के नाम से जाना जाता है, एक टाइप का सीस्मिक डाउटलेट बन गया और भारत सरकार ने इसके लिए ऑपरेशन अमिस्ताद को स्टार्ट किया है, जो कि एक मानवीय सहायता व आपदा राहत का मिशन है। ठीक है, तो ये याद रखना ऑपरेशन, ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। लेबनान इजराइल अमेरिका त्रिपक्षीय समझौता, देखिए यहाँ लेबनान इजराइल के उसमें था, जो कि लेबनान और हिजबुल्ला, जो यहाँ पे अभी आपने देख रहे हैं जो इजराइल संघर्ष हुआ था, फिलिस्तीन लेबनान हिजबुल्ला, ये बहुत ही चर्चा में रहा है। और जो अभी चर्चा का विषय हार्मोज जल संधि बनी हुई है, हार्मोज स्टेट, ईरान के बीच अमेरिका के बीच अभी डील चल रही है, तो उसके मद्देनजर ये शांति का प्रयास इन्होंने किया है। इजराइल और अमेरिका ने क्या किया, लेबनान के बीच संघर्ष किया हिजबुल्ला विवाद को खत्म करने के लिए। लेबनान की संप्रभुता बहाल करने के लिए वंशगठन में एक त्रिपक्षीय फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें ईरान और हिजबुल्ला को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, देखो ईरान और हिजबुल्ला को इन्होंने स्टेट ऑफ हार्मोज ईरान का दावा, देखो ईरान और अमेरिका में जो शांति संधि अभी हाल ही में चल रही है, तो ईरान ने कहा है कि हम जो मान के चलिए आपकी जो स्टेट ऑफ हार्मोज है उस पर हमारा अधिकार रहेगा, वहां पे जितने भी जहाज निकलेंगे, जो फ्यूल ऑयल है, फ्यूल ऑयल सप्लाई हो जाएगा, वहां से हम लोग क्या करेंगे, टोल वसूलेंगे। जबकि अमेरिका इस के विरोध में अड़ा हुआ है कि आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ईरान ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वह हार्मुज जलडमरू मध्य पर उसका नियंत्रण है और वहां गुजरने वाले जहाजों पर टोल वसूलेगा। ठीक है, उसी की अमेरिका प्रतिक्रिया में अमेरिका और गल्फ कॉरपोरेशन ऑफ काउंसिलिंग ने इसे खारिज करते हुए फ्री नेविगेशन की मांग की है। ओके,
ओमान के पास एक ताइवानी मालवाहक जहाज पर हमले के बाद आईएमओ यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने इसे क्षेत्र में अपने रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिए हैं। ठीक है, तो किसने रेस्क्यू ऑपरेशन रोके हैं? आईएमओ ने। किसके जहाज पर आक्रमण हुआ? ताइवान के। ठीक है, अन्य अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखेंगे कि जो भारत की नई उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अभी शेख हसीना के पतन के बाद टूरिस्ट वीजा सेवाओं को भारत बांग्लादेश से निलंबित कर दिया गया था। अब इन सेवाओं को 28 जून 2026 से पुनः बहाल किया गया है। ठीक है, और भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में नियुक्त कर दिया गया है। ओके, ग्लोबल साउथ और चीन के बारे में देखेंगे। चीन ने अपनी नई व्हाइट पेपर रिपोर्ट में दावा किया है कि चीन के ग्लोबल साउथ का अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है, चीन के बिना उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ में किसी का अस्तित्व नहीं, जबकि भारत ने चीन को शामिल किए बिना 3 बार वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को आयोजित कर दिया है। ठीक है, इस चीज को भी समझेंगे। जापान के पीएम की भारत यात्रा होगी। जापान के पीएम हैं साने तकाची, जो 1 जुलाई से 3 जुलाई तक 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत दौरे पर रहेंगे। एससीओ महिला फोरम किर्गिस्तान में आयोजित होगा, उसकी राजधानी बिश्केक में, और जो भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री अन्नापूर्णा देवी ने किया है। ठीक है, तो एससीओ महिला फोरम किर्गिस्तान में होगा, किर्गिस्तान की बिश्केक राजधानी है वहाँ की, वहाँ होगा। एमएसएमई दिवस और नए पोर्टल्स के बारे में जानेंगे। अभी 27 जून को विश्व एमएसई दिवस मनाया गया है। ठीक है, 27 जून 2026 को, जो हमारे औद्योगिक विकास के इंजन के नाम से जाना जाता है एमएसएमई को। ये छोटे स्मॉल माइक्रो या छोटे क्या होते हैं, ये उद्योग होते हैं। ठीक है, एमएसएमई दिवस 2026 उद्यमी भारत आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ? इंटरनेशनल सेंटर में, नई दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने की है। ओके, अभी आंध्र प्रदेश में एक श्रीकाकुलम में जीआई टैग दिया गया, जो कि पारंपरिक हाथ से बुने कपड़े पोंडोरी खादी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। किसको? पोंडोरी खादी को। तो अभी अभी कौन कौन से पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, थोड़ा और हमारा बचा है स्टैटिक जीके का। ठीक है, तो खत्म कर देते हैं, है ना। तो आपका करंट अफेयर्स यहाँ का आज का खत्म। पीएमजीपी 20 जन समर्थन पोर्टल के साथ रियल टाइम लोन प्रोसेसिंग के लिए जुड़ा हुआ भाग है। यहाँ देखिए समाधान 20, ये केंद्रीय मंत्रालयों सीपीएसई द्वारा एमएसएमई के बकाया भुगतान की मॉनिटरिंग करने के लिए, पीएमसी यानी प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट के लिए, एमएसएमई ग्लोबल मार्ट 20 ये ओएनडीसी इकोसिस्टम के साथ जोड़ा गया प्लेटफॉर्म है। एमएसएमई इंडिया हैकथॉन 60 ये नवाचार के प्रति आइडिया और 15 लाख रुपए का सपोर्ट देगा। ठीक है, तो ये इतने सारे आपके क्या किए गए हैं, पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस देखिए 27 जून को, अभी कल ही आज 27 जून का करंट है, आज 27 जून की बात है, तो वहाँ विश्व एमएसएमई दिवस मनाया गया। नशीली 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ओके, 26 जून है, याद रखिए। 26 जून को ही यातना के पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, एकदम इम्पोर्टेंट है। 24 जून को देखिए कूटनीतियों में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, 24 जून को। स्टैटिक जीके में देखिए भूकंप आया है। भूकंप में पीएसएल 3 प्रकार की तरंगें होती हैं, एल वेव, लब वेव, प्राइमरी वेव, स्टेशनरी वेव। सबसे अधिक विनाशकारी होती है जो एल तरंग है, जो कि पृथ्वी के नीचे होता है, और इस सतह पर पहला झटका जहां लगता है उसे ही एपिसेंटर कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन क्रेसेंट कंट्रियों में कौन कौन सी आती हैं? गोल्डन ट्राइंगल आप देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। देखिए गोल्डन क्रेसेंट कंट्री में जो पश्चिम में वेस्ट में भारत की कंट्री हैं, कौन कौन सी? ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये अफीम के उत्पादन के क्षेत्र हैं। और जो गोल्डन ट्राइंगल है पूर्व में है, भारत के पूर्व में, जैसे कि म्यांमार, लाओस, थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, म्यांमार को स्वर्ण भूमि कहा जाता है। इस तरह से ये पूर्व की कंट्री ट्राइंगल कहलाती हैं, गोल्डन ट्राइंगल। ये गोल्डन क्रेसेंट पश्चिम की कंट्री कहलाती हैं। नालंदा मॉडल की बात करेंगे तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में अपने बहुवाद विचारों के खुलेपन व अंतः विषय शिक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और अवामी लीग बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं तो 23 जून 1949 को यह स्थापना हुई। शेख
मुजीबुर रहमान बंगबंधु को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है, और सोनार बांग्ला विजन इन्हीं का ही है। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर्स खत्म होता है। यदि आप क्वेश्चन देना चाहते हैं तो क्वेश्चन के लिए मैं आपको लास्ट में जाते जाते एक चीज बता सकता हूँ, यदि जो भी बच्चा लगाना चाहता है, वैसे आपके ऊपर डिपेंड है, आप लगाना चाहते हैं लगा लीजिए, आपका मन नहीं है तो सिविल एज ऑफिशियल करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और आप उस प्ले स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड करेंगे, खोलेंगे तो आपको पर डे का इसी बेस पे आज के जैसे 26 जून है, 27 जून है, जो भी डेट होगा उसका 50 क्वेश्चन मोस्ट वेरी वेरी एमसीक्यू करंट अफेयर्स मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।